हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और आपको यह पता भी होगा कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आपके करीब आ चुका है, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट पेपर होने वाला है वह है पीओसी थर्ड का, और यह वीडियो पीओसी थर्ड की ही होने वाली है। और ये अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका भी पार्ट फर्स्ट होने जा रहा है, ठीक है। और पार्ट फर्स्ट में कवर होगा केवल आपका यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। पार्ट फर्स्ट में आपका यूनिट नंबर 1 और 2 ही कवर होगा। और इस वीडियो में यूनिट नंबर 1 और 2 के जो भी लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब 7 और 10 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चन का आज एक ही वीडियो में डिस्कस किया जाएगा यूनिट 1 और 2 का, ठीक है। और यह जो महामैराथन की वीडियो भी होने वाली है, वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी और वीडियो के लास्ट तक आप लोग पेशेंस बना के जरूर बने रहिएगा। और मैं अभी आपको बता भी देता हूं कि ये जो नोट्स मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वह नोट्स मिलेगी आपको कहाँ पे, ठीक है। उससे पहले कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस से आपको इंट्रो करा दूं। यह हमारा ये पीओसी थर्ड का सिलेबस है, ठीक है। और स्टार्टअप से हम लोग अभी कुछ नहीं इसमें कवर किए थे, तो उससे लिए आप सभी से सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहूंगा। और कुछ लंबे समय से वीडियो भी नहीं अपलोड हो रही थी चैनल पे, तो इसके लिए सॉरी। और बस मैं यही सब जो भी नोट्स ये महामैराथन इंपॉर्टेंट वाली यही बनाने में थोड़ा सा बिजी था और कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखो यूनिट नंबर 1 और 2 कि आज एक ही वीडियो में हम लोग एंड कर देंगे और एग्जाम बिल्कुल आपके करीब आ चुका है। तो बस मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अब ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन देखने आपको जरूरत है और इजी वे में आप लोग पास हो जाएंगे अगर एस फार्मा के साथ आप लोग जुड़े हैं। तो यूनिट नंबर 1 में स्टीरियो आइसोमेरिज्म है और दूसरे में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो मेन दोनों पॉइंट यही है। इसके अंडर में जो भी सब टॉपिक आती है यह सब डिस्कस हम लोग कर लेंगे और डिस्कस हम लोग वही करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 7 और 10 मार्क्स में जो आपके एग्जाम में आने वाला रहेगा। और जाहिर सी बात है, जब आप 7 और 10 मार्क्स कवर कर लेंगे ना, तो इसी में 2 मार्क्स वाला ऑलरेडी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लॉन्ग जब कवर करेंगे जिसमें 2 नंबर वाले ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग और वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग बी फॉर्म 4 सेम में हैं तो यहाँ पे क्लियर में लिखा भी हूँ शॉर्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन, मतलब शॉर्ट भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको और लॉन्ग भी मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ऑलरेडी हैं ही और सोल्यूशन के साथ यहाँ पे मिलेंगे जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। डिफाइन रेसमिक मॉडिफिकेशन, राइट अबाउट द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, रेसमिक मॉडिफिकेशन या रेसमिक मिक्सचर अगर पूछा जाए तो बात वही रहेगी, ठीक है। अब ये तो पहला आपका क्वेश्चन इसी में क्लियर हुआ कि डिफाइन रेसमिक मॉडिफिकेशन। अब देखो मैं यहाँ पे लॉन्ग में बना के दिया हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया है और यही रेसमिक मॉडिफिकेशन या रेसमिक मिक्सचर कभी कभी केवल 2 मार्क्स का पूछता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आपका लॉन्ग क्लियर हो जाएगा 2 मार्क्स वाला ऑलरेडी आपका क्लियर हो जाएगा। डिफाइन रेसमिक मॉडिफिकेशन, राइट अबाउट द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। सबसे पहले आपको रेसमिक मॉडिफिकेशन का डिफिनेशन दे देना, ये होते क्या है। उसके बाद रिजोल्यूशन का, जैसे रेसमिक मिक्सचर को रिजोल्यूशन करने का मतलब इसको सेपरेट हम लोग कैसे करेंगे, उसका कौन सा मेथड है, कितने मेथड यूज करके हम लोग करते हैं, ये सारी चीजें उनको हम लोग जान लेंगे। बस यही हमको इस वीडियो में सीखना है। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो नहीं, इस क्वेश्चन में जानना है। और उसके बाद हम लोग चलिए बात करते हैं रेसमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जानेंगे रेसमिक मॉडिफिकेशन का, उसके बाद हम लोग इसका कैसे रिजोल्यूशन करेंगे उसको भी हम लोग जान लेंगे। और यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और आपके एग्जाम में आप जब पीवाईक्यू देखेंगे तो कई बार 7 और 10 नंबर में पूछा भी गया है और इसमें जब कोई सिंगल क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 2 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां आप लोग यहीं पर अपना डाउट क्लियर कर लिए अच्छे से। रेसमिक मॉडिफिकेशन अब चलिए हम लोग जानते हैं। आल्सो नोन एज रेसमिक मिक्सचर रिप्रेजेंटेड एज। अब देखो सबसे पहले मैं ऑलरेडी आपका क्लियर किया कि रेसमिक मॉडिफिकेशन को हम लोग रेसमिक मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक डाउट आपका क्लियर हुआ कि रेसमिक मॉडिफिकेशन को हम लोग रेसमिक मिक्सचर भी बोलते हैं, ये पहला क्लियर हुआ। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डीएल से या आरएस से या प्लस या माइनस के सिंबल से। ये जो रेसमिक मॉडिफिकेशन है रेसमिक मिक्सचर होता है उसको हम लोग और अलग नाम से जानते हैं। रेसमिक मॉडिफिकेशन को रेसमिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डीएल आरएस या प्लस या माइनस के सिंबल से। ये आपका क्लियर हुआ। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें, द इक्वल अमाउंट ऑफ लीवो एंड डेक्स्ट्रो, मतलब माइनस और प्लस, ठीक है, जिसको हम लोग माइनस को लीवो बोलते हैं, प्लस को डेक्स्ट्रो बोलते हैं। फॉर्म्स ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर नोन एज रेसमिक मॉडिफिकेशन, ठीक है। मतलब ये जो दोनों इनेंसियोमर है लीवो
और डेक्स्ट्रो जब ये इक्वल अमाउंट में हो जाते हैं, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ लियो एंड डेक्स्ट्रो, ठीक है, जब ये दोनों इक्वल अमाउंट में हो जाते हैं तो ये इनएक्टिव मिक्सचर एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग रेसमिक मॉडिफिकेशन या रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। और यहाँ समरी में उसका क्लियर कर दिया हूं कि इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ इनएंशियोमर, दोनों इनएंशियोमर का इक्वल अमाउंट, बस उसी को हम लोग रेसमिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं और कुछ नहीं यहाँ पे करना, ठीक है। बहुत क्लियर वे में आप समझिए क्योंकि आपके पास टाइम कम है और पढ़ना आपको ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे डेक्स्ट्रो लियो का मैं ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इमेज से तो आपका आई होप कि क्लियर हो ही जाएगा। इमेज से देखो यहाँ पे डेक्स्ट्रो मैं एक तरफ बनाया हूँ और प्लस लियो, जब दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो प्लस माइनस अब एक ही कंटेनर में आ गए। जब ये दोनों इक्वल अमाउंट में एक ही कंटेनर में आ जाते हैं इसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। मैं ऑलरेडी ऊपर आपको बता ही दिया, ठीक है, थियरी में। तो इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ, जब ये लियो डेक्स्ट्रो का इक्वल अमाउंट आ जाएगा किसी एक ही कंटेनर में तो उसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर या रेसमिक मॉडिफिकेशन बोल देंगे, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हुआ। अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, जहां पे मैं डेली अपडेट्स और नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें वहीं पे सेंड की जाती हैं, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही। रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, अब हम लोग जानेंगे रिजोल्यूशन। जैसे रेसमिक मिक्सचर बन गया उसको अब हम लोग कैसे रिजोल्यूट करेंगे, कैसे रिजोल्व करेंगे कि ये रेसमिक मिक्सचर है, मतलब उसको कैसे हम लोग सेपरेट आउट करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो रिजोल्यूशन जो यहाँ पे वर्ड आया है ना, इसका मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है। अब रेसमिक मिक्सचर को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, इसके अलग अलग मेथड आते हैं। मेथड का सेंस ये है जैसे मैकेनिकल मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मेथड यूज कर सकते हैं और केमिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे भी आपका डाउट क्लियर करूंगा, अभी आप लोग तो बिल्कुल भी घबराइए ना, सब डाउट्स आपके क्लियर होंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर भी होगा, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर देखिए क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ए रेसमिक मॉडिफिकेशन इनटू इट्स इनएंशियोमर कांस्टिट्यूएंट। क्लियर यहाँ पे लिखा गया है कि एक ऐसी प्रोसेस है, ओवरऑल देखा जाए तो रेसमिक मॉडिफिकेशन के सेपरेशन की ये प्रोसेस है और इसको हम लोग कन्वर्ट किस में करते हैं, जो इनएंशियोमर कांस्टिट्यूएंट हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है, उन्हीं को क्या करना है, सेपरेट करना है। आल्सो इन दिस प्रोसेस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इस प्रोसेस में ये भी किया जाता है कि जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में, ओके, ये क्लियर हुआ। उसके बाद मेथड्स यूज फॉर रिजोल्यूशन। अब तो हम लोगों ने जान गया कि इसमें रिजोल्यूशन में क्या किया जाता है। प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लोग सेपरेशन करते हैं इसका इनएंशियोमर कांस्टिट्यूएंट का, लेकिन ये कैसे करेंगे इसको भी तो जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग कई सारे मेथड्स फॉलो करते हैं, जैसे मैकेनिकल मेथड है, क्रोमेटोग्राफी वाला मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड है। अब एक एक मेथड को हम लोग थोड़ा सा डीप में जानेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है कभी कभी केवल 7 मार्क्स में पूछता है रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, तो यहीं से आप लिखिएगा। 2 नंबर में रेसमिक मॉडिफिकेशन पूछेगा और कभी कभी 2 ही नंबर में डिफिनेशन पूछ लेगा कि मैकेनिकल मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, तो कुछ इस तरह क्वेश्चन बनेगा, तो वहां भी आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे ना। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन देखने का बहुत फायदा है, आप लोग हर पॉइंट या मोड पे देखा जाए तो आपका डाउट क्लियर होता रहेगा। अब हम लोग एक एक को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। मैकेनिकल मेथड, सबसे पहले हम किसको जानेंगे, मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड का मतलब ये है कि मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग ये सेपरेशन का ही मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैकेनिकल मेथड में जब कोई भी चीज हम लोग सेपरेट करते हैं किसी भी मशीन की हेल्प से या तो फिजिकली अपने बॉडी का यूज करके किसी भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। अब देखो यहाँ पे कुछ मैकेनिकल मेथड का क्या लेना देना है, इसमें हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस या फॉरसेप्स का यूज करके जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको अलग करेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मैकेनिकल मेथड। अगर मैकेनिकल नाम आ जाए तो तुरंत माइंड में लाइएगा कि मैग्नीफाइंग लेंस और फॉरसेप्स का यूज करके यहाँ पे जो भी इनएंशियोमर के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको हम लोग अलग करते हैं, इसीलिए इसका नाम मैकेनिकल मेथड पड़ा है। ओवरऑल क्लियर हुआ आई होप, ठीक है। तो अगर कहीं भी डाउट्स आपको होते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर डाउट सब क्लियर होता है तो एक कोई भी जो भी आपका मन करे एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैकेनिकल मेथड चलिए हम लोग थियरीज का जानते हैं। इन दिस मेथड्स फर्स्टली क्रिस्टलाइज्ड द बोथ इनएंशियोमर्स इन रेसमिक मिक्सचर। जो आपको रेसमिक मिक्सचर दिया गया है सबसे पहले क्या करेंगे, उसको
क्रिस्टलाइज कर लेंगे। अब क्रिस्टलाइज का कहने का मतलब ये है, आप लोग बालू देखे होंगे ना, सैंड जो बालू आती है ना, तो वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है। तो छोटे छोटे इसको पार्टिकल्स बना लेना है। जो आपके पास एनेंशियोमर्स दिया गया है, इसको सबसे पहले आप क्रिस्टलाइज करिए। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, नाउ बोथ हैव डिफरेंट शेप फ्रॉम ईच अदर। अब क्या है, दोनों का अलग अलग शेप हो जाएगा। ये तो आपका मतलब कुछ कॉमन सेंस लगाने वाली बातें हैं। सो दे आर सेपरेटेड बाय मैग्नीफाइंग लेंस, इसलिए जब अलग अलग शेप में आ जाएंगे तो उसका हम लोग सेपरेट कर लेंगे मैग्नीफाइंग लेंस का यूज करके। और ये जो मैग्नीफाइंग लेंस एक मशीन जो होती है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। और कॉन्वेक्स लेंस ये काम करता है कि ये छोटी चीजों को मैग्नीफाई करके बड़ी इमेज उसका बना देता है। इसीलिए हम लोग मैग्नीफाई लेंस का यूज करके ही मिक्सचर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं अच्छे से। और ओवरऑल अगर ये जो क्रिस्टल बड़े हैं, थोड़ा सा बड़े बड़े हैं, तो हम लोग फॉरसेप्स या चिमटी का भी यूज कर सकते हैं उसको ये सेपरेट करने में। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हुआ। इट इज ए मैकेनिकल सेपरेशन गिवन बाय लुइस पास्चर इन 1848। अब मैकेनिकल सेपरेशन बोलो या मैनुअल सेपरेशन बोलो, बात एक ही है, जिसको 1848 में लुइस पास्चर ने दिया था। अब आपका मैकेनिकल मेथड ये क्लियर हुआ रेजोल्यूशन का। अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा आता है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी जब आप जाएंगे अपने 7th सेम में, तो ये क्रोमैटोग्राफी जो है एक NDDS का सब्जेक्ट मिलेगा, नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसमें आपको 2 यूनिट क्रोमैटोग्राफी रहेगा और 2 बाकी बचे 3 यूनिट और भी रहेंगे। तो क्रोमैटोग्राफी कहने का मतलब बस ये है कि आगे जाएंगे तो आपको बहुत डीप में मिलेगा। ओवरऑल जानो कि एक सब्जेक्ट ही क्रोमैटोग्राफी में मिलेगा, बट यहाँ आपको केवल इंट्रो पढ़ना है बस। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी से क्रोमैटोग्राफी भी हमारी एक सेपरेशन टेक्निक ही है। अब हम लोग सेपरेशन ही पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को कैसे रिजॉल्व किया जाता है क्रोमैटोग्राफी के हेल्प से, उसको हम लोग जानेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेज कैन बी रिजॉल्व बाय क्रोमैटोग्राफी। अब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनको भी हम लोग क्रोमैटोग्राफी के हेल्प से रिजॉल्व करते हैं। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को बेंड कर देते हैं, मतलब मोड़ देते हैं, उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। और जो नहीं मोड़ पाते हैं उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, द रेशमिंग मिक्सचर इज रन थ्रू ए कॉलम। जैसे जब आप क्रोमैटोग्राफी करेंगे तो आपको एक कॉलम मिलेगा। ठीक है, कॉलम का मतलब ऐसे एक इस तरह कुछ ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, तो जो अब रेशमिंग मिक्सचर है वो इसी कॉलम में हम लोग डाल देंगे, विच इज फिल्ड विथ ऑप्टिकली एक्टिव एडजॉर्बेंट। और ऑलरेडी इसमें ऑप्टिकली एक्टिव एडजॉर्बेंट डाल देंगे, उसके बाद रेसिंग मिक्सचर इसी में डाल देंगे। अब क्या करना है, द इनेंशियोमर्स विल इंटरैक्ट डिफरेंटली विद द कायरल सब्सटेंस। और जो इनेंशियोमर रहेगा वो कायरल सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड रिमूव एट डिफरेंट रूट, और अलग रूट से उसको रिमूव कर देगा। इन दिस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस आर सेलेक्टिवली एडजॉर्ब्ड बाय ऑप्टिकल एक्टिव एडजॉर्बेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी। एफिनिटी के बेसिस पे वो जो ऑप्टिकली एक्टिव एडजॉर्बेंट रहेंगे उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करवा लेंगे अपने अंदर। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब इसमें एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एमीन्स रिसॉल्व्ड विया एसाइक्लेशन बाय ऑप्टिकली एक्टिव एसिड क्लोराइड। ठीक है, ऑप्टिकली एसिड क्लोराइड की हेल्प से अमीन को रिसॉल्व किया गया एसाइक्लेशन के द्वारा। ये आपका क्लियर हुआ। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या कहता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। इन दिस मेथड सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बायोलॉजिकल मेथड तो कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड रहेगा, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई आर अलाउ टू ग्रो इन रेशमिंग मिक्सचर, जो कि अलाउ करते हैं रेशमिंग मिक्सचर में ग्रो होने को। ठीक है, दे डिस्ट्रॉय वन ऑफ द लेस इंपॉर्टेंट एनेंशियोमर एट फास्टर रेट कंपेयर टू अदर। दूसरे से जब आप कंपेयर करेंगे तो एक एनेंशियोमर ऐसा होता है जो बहुत तेजी से वो मतलब लेस होता जाता है। ठीक है, दूसरे की कंपेयर से। उसके बाद हम आगे समझ लेते हैं, अभी क्लियर होता है आपका। Hence the unchanged enantiomer retain and can be isolated by fractional crystallization or chromatography। इसको हम लोग आइसोलेट करेंगे किसके हेल्प से, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या तो क्रोमेटोग्राफी के हेल्प से उसको हम लोग आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट कहने का सेंस ये है कि उसको ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग अलग अलग कर लेंगे, बस यही इसमें करना है। और पूरा आप लोगों ने इसमें यही देखा कि किसी भी चीज को जो वो इनेंशियोमर के मिक्सचर थे उनको हम लोग कैसे कैसे रिजोल्यूशन करेंगे, कैसे कैसे सेपरेट करेंगे, बस 3 मेथड था और आराम से हम लोग इस सारे मेथड्स को क्लियर भी कर लेंगे। अब अगर किसी का डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन किया गया, वहां पे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी का आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन सेकंड आपका क्या कहता है,
डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट RS एंड DL सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड ऑप्टिकल आइसोमर विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको क्या करना है, RS और DL सिस्टम के बारे में पहले अच्छे से लिखना है और उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है उसको बताना है, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ बताना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ये 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं। क्लियर बात है, ये 10 मार्क्स से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और कई बार पूछा भी गया है। और जब आप लोग PYQ चेक करेंगे ना तो उसमें आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा कि कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए और एंड तक वॉच करिए और जो भी बताया जा रहा है उसको कंसंट्रेट माइंड से देखिए, ठीक है। और मेरा हमेशा ये कोशिश तो यही रहती है कि एक वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो ना देखनी पड़े, एक ही वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाए और आप अपने एग्जाम में कुछ बेहतर करके आए, ठीक है। RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। अब RS सिस्टम सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये RS सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले मैं RS का फुल फॉर्म बता दूं तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, R का मतलब रेक्टस, S का मतलब होता है सिनिस्टर। रेक्टस मतलब होता है राइट वे में और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट वे में। अब देखो, दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन विच इज यूज्ड फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ये जो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है जो यूज किया जाता है केवल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। और R और S क्या है, R का फुल फॉर्म होता है रेक्टस, रेक्टस मतलब राइट, विच रोटेट PPL क्लॉकवाइज। और जो आपकी घड़ी होती है ना वो राइट साइड में ही चलती है, जो उसकी डायल्स होती हैं वो राइट साइड में ही आती हैं, इसलिए यहाँ पे क्लॉकवाइज लिखा गया है, ठीक है। कुछ इस तरह। अब उसके बाद विच रोटेट PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट। PPL का जो फुल फॉर्म होता है वह है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आती हैं उसको ये क्लॉकवाइज बेंड कर देते हैं। अगर बेंड हो रहा है तो वो रेक्टस या राइट पे आएंगे, R सिस्टम है वो। और S सिस्टम का मतलब सिनिस्टर मतलब लेफ्ट, विच रोटेट PPL एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट उसी का उल्टा। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है, जस्ट उसी का यहाँ पे उल्टा होने वाला है सिनिस्टर में। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, दिस कॉन्फ़िगरेशन वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है R और S वाला, इसको 3 साइंटिस्ट मिल के दिए थे, ठीक है, जो कि यूरोपियन थे, मतलब यूरोप के थे। पहले का नाम था RS कैन और दूसरे का नाम था CK इनगोल्ड और तीसरे का नाम था V प्रिलॉग। सो इट इज आल्सो नोन एज CIP सिस्टम। अब इन्हीं 3 लोग के नाम से इस सिस्टम का नाम रखा गया CIP सिस्टम। कभी कभी RS सिस्टम के नाम से पूछेगा, अगर CIP सिस्टम के नाम से पूछेगा तब भी आप लोग RS का ही समझिएगा, ठीक है। बहुत यहाँ क्लियर बात की गई है, ठीक है। अब CIP क्यों रखा गया, C यहाँ पे आ गया, I यहाँ से आ गया, P यहाँ से आ गया, कैन में से C उठाया गया, इन गोल्ड में से I लिया गया, P में से प्रिलॉग लिया गया, बस यही तक है ना। अब इसमें हम लोग सीक्वेंस रूल भी जान लेते हैं, क्योंकि बिना सीक्वेंस रूल पढ़े आप कोई भी डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे इस टॉपिक का, ठीक है। तो सीक्वेंस रूल पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। सीक्वेंस रूल भी हम लोग देख लेते हैं। फॉर RS कॉन्फ़िगरेशन इट इज नेसेसरी टू नोन द सीक्वेंस रूल। अगर आपको RS कॉन्फ़िगरेशन जानना है तो सीक्वेंस रूल जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो पहला वाला जो सीक्वेंस रूल है ये होता है, फर्स्टली आइडेंटिफाई ऑल कायरल सेंटर। सबसे पहले जितने कायरल सेंटर हैं उसको हमको आइडेंटिफाई कर लेना होता है। देन डिसाइड प्रियोरिटी ऑफ ऑल अटैच्ड एटम। अब उसके बाद प्रियोरिटी को डिसाइड करना है जितने भी एटम अटैच हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द ईयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, लाइक एज हायर एटॉमिक नंबर विथ हायर प्रियोरिटी। अब जाहिर सी बात है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा उसकी प्रियोरिटी भी ज्यादा रहेगी। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे कुछ एटम्स दिए गए हैं SFONCH, ये सब है। और यहाँ पे ये ऑर्डर भी लिखा गया है जिसका एटॉमिक नंबर देखो, इसका 16 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 1 है, ठीक है, घटते क्रम में लिख दिया गया है। इसका सबसे ज्यादा तो पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे ऐसे किया गया है। जो भी लिखा गया था यहाँ बस एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया गया, ताकि आप कोई भी चीज भूले ना। एग्जाम्पल अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप कुछ भी इसमें कंटेंट बना के अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग इसमें आप कुछ बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट की बात करें, इफ द 2 और मोर एटम्स अटैच्ड टू द कायरल सेंटर आर सेम। अब 2 या 2 से अधिक जब एटम्स रहेंगे वो कायरल सेंटर से अटैच होंगे और दोनों जो एटम्स वो सेम रहेंगे। देन गिव प्रियोरिटी अकॉर्डिंग टू दियर नेक्स्ट एटम ग्रुप एंड सो ऑन। तब हम लोग कैसे करेंगे, तब प्रियोरिटी देंगे उसके नेक्स्ट वाले को, ठीक है। एग्जांपल जैसे CHO ग्रुप, COH ग्रुप, COR ग्रुप, ठीक है, कुछ इस तरह हम लोग उसके बाद करेंगे। अब नेक्स्ट वाले को प्रियोरिटी देते हुए हम लोग सारी चीजें चेक करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है द लोवेस्ट प्रियोरिटी एटम या ग्रुप्स मस्ट बी ऑन द बॉटम एंड टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के ऊपर या बॉटम के
या तो उसको बॉटम में रखा जाएगा, ठीक है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले एटम या ग्रुप को। बस इसमें कुछ नहीं करना है। अब रूल देख लेते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन के रूल। अब तक हम लोगों ने सीक्वेंस चीजें सीखी है ना, यहाँ पे हमारा सीक्वेंस रूल था। अब रूल क्या है आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, रूल क्या है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये जानेंगे। द एटम या ग्रुप, ठीक है, एटम या ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, अटैच्ड विथ ए कायरल सेंटर, जो कि कायरल सेंटर से अटैच हैं, आर असाइन विथ ए नंबर अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल, जो कि सीक्वेंस रूल हमने जाना कि वो नंबर के अकॉर्डिंग वो असाइन रहेंगे। इतना आपका क्लियर हुआ। नाउ अब क्या करना है, इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन, मैं ऊपर बताया कि जिसकी प्रायोरिटी कम रहेगी उसको वर्टिकल लाइन के वर्टिकल लाइन पे रखना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है ना, इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन। अब देखो वर्टिकल लाइन पे है जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। देन तब उसके बाद क्या करेंगे, रोटेशन आप 1 2 3 इज क्लॉकवाइज, जो पहले दूसरे तीसरे का जो रोटेशन वो क्लॉकवाइज होगा। कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी आर, और जो उसमें कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो रेक्टस देखेंगे राइट वाले पे, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जो देखो नेक्स्ट वाली पॉइंट है, रोटेशन ऑफ 1 2 3 इज एंटी क्लॉकवाइज, जब उसी ये 1 2 3 का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी एस मतलब सिनिस्टर, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। बट इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज हॉरिजेंटल लाइन, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, हॉरिजेंटल लाइन पे है, तो ये जस्ट उसी के अपोजिट हो जाएंगे, जो आप ऊपर पढ़े हैं ना उसी का जस्ट आपको अपोजिट कर देना है और कुछ नहीं इसमें करना है। रोटेशन ऑफ 1 2 3 इज क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन इज एस, और रोटेशन ऑफ 1 2 3 इज एंटी क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन इज आर, जस्ट उसी का उल्टा कर दीजिए और इसमें आप कुछ नहीं करिएगा, ठीक है, और आपके डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाएंगे यहाँ के। अब डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, डीएल सिस्टम का, ठीक है। द डीएल सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय फिशर एंड रेसनॉफ इन अराउंड 1900। अब यहाँ पे ये जो डीएल सिस्टम है उसको डेवलप किए थे फिशर और रेशनॉफ, जो कि लगभग 1900 में डेवलप किए थे, ठीक है, 1900 ईस्वी में इसको डेवलप किए थे। कौन कौन डेवलप किए थे, फिशर और रेशनॉफ। पहला पॉइंट क्लियर हुआ डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का। दूसरा पॉइंट क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और यह मेथड किसके लिए यूज करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उसी के लिए यह मेथड यूज किया जाता है। कौन सा मेथड, डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाला, ठीक है। उसके बाद डी मतलब क्या है यहाँ पे जानिए, विच हैज क्लॉकवाइज रोटेशन, जिसका रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, और राइट हैंड साइड, या तो राइट हैंड साइड की तरफ होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, मतलब पॉजिटिव मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या तो पॉजिटिव से या तो डी से, तो उसको हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, राइट हैंड साइड की तरफ इसकी रोटेशन होती है। तो ये थे हमारे डी। अब उसी के साथ एल भी इनके साथ साथ लगे हैं, तो एल का भी हमको कुछ हिस्ट्री पता कर लेना चाहिए कि जब डी के साथ एल है तो डी तो पता हो गया, बट ये एल इनके साथ क्या है, इनसे क्या रिलेशन है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। विच हैज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जिसका जो रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा ना, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एल पॉजिटिव लियो रोटेटरी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहां तक आई होप सभी का डाउट क्लियर हुआ होगा। दिस डीएल कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड फॉर अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन ग्लिसरॉल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर रेफरेंस कंपाउंड। और अब देखो यहाँ पे क्लियर क्या लिखा गया है, दिस डीएल कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड फॉर अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ये जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है ये ज्यादातर यूज किया जाता है अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, और इस कॉन्फ़िगरेशन में ग्लिसरॉल्डिहाइड यूज किया जाता है रेफरेंस कंपाउंड के तौर पर। अब यहाँ पे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड ये आपका रेफरेंस है, बाकी एग्जाम्पल के टाइप्स रहेंगे। और इधर CHO CH2OH HOH लगा है, बाकी मिरर है, और CHO CH2H H और HOH, ठीक है। तो ये थे इनके लियो वाले कुछ एग्जाम्पल थे डीएल के। अब हम इनमें रूल्स भी देख लेते हैं कि कौन सा रूल्स कैसे यहाँ पे आपको फॉलो करते हुए आपको लिखना है। ड्रा प्रॉपर फिशर फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया गया है इसमें प्रॉपर फिशर फार्मूला लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप मस्ट बी ऑन टॉप, जो भी ये हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है उसको आप ऊपर लिखिएगा। इफ नॉट देन रीअरेंज दिस, अगर वो नहीं है तो उसको रीअरेंज कर लीजिएगा। ऑब्जर्व बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन, अब जब आप बॉटम की बात आई, नीचे की बात आई, तो मोस्टली कायरल कार्बन को पकड़िएगा। इफ इट कंटेन NH2 एट राइट
देन डी, अगर राइट तो उसके साथ NH2 है तो वो डेक्स्ट्रो है। इफ एट लेफ्ट देन एल, अगर लेफ्ट पे है तो वह एल है, क्लियर सी बात है। लॉन्गेस्ट चेन इज ऑलवेज ऑन वर्टिकल लाइन, और जो लॉन्गेस्ट चेन होती है हमेशा उसको वर्टिकल लाइन पे रखिए। इफ OH एंड NH2 बोथ आर प्रेजेंट देन DL आर डिसाइडेड बाय NH2 ग्रुप। अब देखो अगर OH और NH2 दोनों में प्रेजेंट हैं तो DL डिसाइड करता, मतलब NH2 ग्रुप पे ही पूरा मतलब बेस्ड हो जाता है, यही डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये थे इनके रूल्स। आई होप कि अब आप लोग फाइंड भी कर ले जाएंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। अब अगर आपको कहीं भी डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन बस आप सभी के लिए ओपन किया गया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि जो भी आपके डाउट है मैं उसको क्लियर कर सकूं, और जब आप लोग हमसे डायरेक्टली अटैच होंगे, पूछेंगे, तभी ना हमको पता होगा कि आपका क्या डाउट है। ठीक है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन, और भी आपके भी एग्जाम बचे हुए हैं ना, तो सबकी वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको 5 सब्जेक्ट के महामैराथन की वीडियो मिलेंगी, 2 मार्क्स के मिलेंगे, गेस्ट पेपर वगैरह मिलेंगे, सॉल्व गेस्ट पेपर मिलेंगे, सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी विदाउट एनी कास्ट। और ये जो नोट्स है, इस नोट्स को आप लोग टेलीग्राम, ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। ठीक है, उसी को आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी टेलीग्राम लिंक है उसको क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, और जब ज्वाइन करने के बाद वहीं पे आप लोग इस नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी नोट्स जाएगी, तो कहीं भी ज्वाइन करिए, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस मैं इसमें लिख दिया कि आपका थोड़ा सा नॉलेज बूस्ट हो जाए। बाकी 2 मार्क्स वाले वीडियो में भी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है वहां पर भी आपको मिलेगा, जब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे तब। द पावर ऑफ एनी सबस्टेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस से कोई भी सबस्टेंस जब ये लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, एंड द सबस्टेंस इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस। और उस सबस्टेंस को क्या बोलेंगे, जो सबस्टेंस ये लाइट के साथ बेंड और मतलब क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहा है, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस। बस ठीक है, तो बहुत छोटी सी और नॉर्मल डेफिनेशन थी ऑप्टिकल एक्टिविटी की, और ये कई बार पूछा गया है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए इसको कई बार पूछा भी गया है और कई बार नहीं भी पूछा जाता है। तो अपने नॉलेज के लिए इसको तो रखिए कम से कम, अगर पूछ लिया तो 2 नंबर आपका तैयार, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, किसी लॉन्ग वाले क्वेश्चन में तो ये जरूर पूछेगा। ठीक है, तो अब यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि 10 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन फिक्स ही है, जान लो कई बार पूछा गया है। डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट अबाउट नॉमेनक्लेचर एंड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाएगा। राइट अबाउट नॉमेनक्लेचर, अब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, इनके नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, और डिटर्मिनेशन के मेथड क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, इतनी सारी चीजें हमको यहाँ पे जानना है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम लोग बात करेंगे। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच कंपाउंड्स हैव द सेम फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये एक ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं जिस कंपाउंड का फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज डिफरेंट ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से उस एटम या ग्रुप्स में इनकी जो अरेंजमेंट होती है वह थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई होप कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डाउट क्लियर हुआ होगा। इसमें जो है फार्मूला, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जो उनमें एटम्स या ग्रुप का जो अरेंजमेंट है वह थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इनके नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको कैसे कैसे इसका नाम हम लोग जानते हैं किस मेथड से। 3 तरीका है, सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, इजेड नॉमेनक्लेचर और साइन एंटी नॉमेनक्लेचर। अब हम इसी तीनों को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, उसके बाद ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ना, तो लेंदी में मैं इसको सॉल्व भी किया हूं। अब सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं और इजेड नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, सेन एंटी नॉमेनक्लेचर, सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट की बात करेंगे। कंपाउंड सो दिस नॉमेनक्लेचर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड रहता है, इसीलिए इनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और ये जो कंपाउंड होते हैं कुछ ऐसे दिखते हैं। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में
क्लियर किया हूं, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ भी डबल बॉन्ड, उसके साथ ए, और इधर भी ए, और इधर भी बी, इधर भी, ठीक है। तो ये हो गया, कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में लगभग अगर एक डबल बॉन्ड है, एट लीस्ट वन सिमिलर एटम ग्रुप बिटवीन बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन। अब उसी में क्या है, उसी के बीच में लगभग एक सिमिलर एटम या ग्रुप भी है, और उसके साथ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी रहना चाहिए, तो उसको सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। अभी सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, उसकी बात करेंगे। सिस का मतलब होता है द आइसोमर इन विच द आइडेंटिकली ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के सेम साइड पे रहेगा। जैसे ये डबल बॉन्ड है, अब देखो इधर ये इक्वल हो गया, सेम ही साइड है ना, तो इसको हम लोग सिस बोल देंगे। ट्रांस का मतलब द आइसोमर इन विच द आइडेंटिकली ग्रुप आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अपोजिट साइड है, ठीक है, ये अपोजिट साइड है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको मेंशन किया था आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल सिस ब्यूटजीन यहाँ पे लिखा गया है, सिस का मतलब होगा सेम, ठीक है, सेम का मतलब ये कि नीचे आपको सेम दिख रहा है, ऊपर भी सेम दिख रहा है, तो सिस ब्यूटजीन हो गया। ट्रांस का मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ट्रांस ब्यूटीन, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये इसके भी कुछ एग्जांपल है। आप लोग अगर 2 मार्क्स में पूछेगा सिस और ट्रांस क्या होता है एग्जाम्पल के साथ, तो यहाँ भी आपका क्लियर हो गया ना, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन। ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथेन ये है, और सिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन ये है। तो आई होप कि आपका एग्जाम्पल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और इसके नॉमेनक्लेचर, सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, ये तो क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वाला इजेड नॉमेनक्लेचर। इजेड नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, इनको भी हम लोग जान लेते हैं। इजेड नॉमेनक्लेचर ये क्या होते हैं। This nomenclature of geometrical isomers is more general and can be applied to all compound। देखा जाए तो ये बहुत नॉर्मल होते हैं, एकदम जनरल होते हैं, जो सभी कंपाउंड के लिए अप्लाई कर दिए जाते हैं। ई मतलब होता है इंटेंशन, मतलब अपोजिट, और जेड मतलब होता है जुसमेन, मतलब टूगेदर, ये अपोजिट हो जाएंगे और ये साथ साथ चलेंगे। अब देखो कैसे ये सारी चीजें होती हैं। इट इज बेस्ड ऑन कॉन इनवोल्ड प्रीलैक्स सिस्टम। अब ये कॉन इनवोल्ड प्रीलैक्स सिस्टम पूरी तरीके से बेस्ड है, और उसके बाद इसमें सीक्वेंस रूल भी हम लोग जानेंगे। सीक्वेंस रूल ही डिसाइड करता है कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाए। द ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन ईच कार्बन एटम इज आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल का यूज करके हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को पता कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन के पास क्या है, जेड आइसोमर इधर है, ई आइसोमर इधर है। अब यहाँ पे देखो ऊपर है, जेड का मतलब क्या है, इफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अगर सेम साइड में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लगे हैं तो इनको हम लोग बोलेंगे जेड, ठीक है। तो ऊपर हाईएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप लगे हैं सेम साइड पे, तो इसको हम लोग जेड आइसोमर बोलेंगे। अब उसके बाद ई वाला क्या है, इफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे ई आइसोमर में अपोजिट आपको दिख रहा होगा ना कि 1 1 कुछ इस तरह है, 2 2 इस तरह है, और इसमें सामने सामने थे। तो बस यही चीजें बहुत नॉर्मली हैं। अब इसके बाद हम लोग सिन एंटी नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। सिन एंटी नॉमेनक्लेचर ये क्या होते हैं। दिस टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर मतलब आइसोमेरिज्म सो बाय दोज कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट 1 कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, या तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हो एग्जांपल, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 1 डबल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 1 डबल बॉन्ड। तो सिन और एंटी का, तो सिन का मतलब होता है सेम, एंटी का मतलब होता है अपोजिट। इफ एच ऑन कार्बन, अगर क्या है कार्बन पर हाइड्रोजन है, सब्स्टिट्यूट एंड नाइट्रोजन आर ऑन सेम साइड, तो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग एक ही साइड में। एंटी मतलब अपोजिट क्या है, व्हेन एच ऑन कार्बन, जब क्या है कार्बन पर हाइड्रोजन है, एंड सब्स्टिट्यूट एंड नाइट्रोजन आर अपोजिट साइड, तो जो नाइट्रोजन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको अपोजिट साइड कर देंगे और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सेम साइड, बस। और इसमें कुछ नहीं करना, केवल अपोजिट और सेम ही याद करिए। और उसमें क्या है, इजेड वाले में ई का मतलब अपोजिट था, जेड मतलब टुगेदर था, और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां तक आपका डाउट क्लियर हो गया है। अब मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अब हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं इसको हम लोग जानेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, ठीक है। इसमें भी अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे फिजिकल मेथड रहेगा आपका, साइक्लाइजेशन मेथड रहेगा, कन्वर्जन मेथड रहेगा ना डिटर्मिनेशन के लिए। अब दीज आर ए नंबर ऑफ मेथड टू डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कुछ नंबर होते हैं जिसी का यूज करके हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। These are depending on the nature of the compound। ओवरऑल देखा जाए
तो ये कंपाउंड के नेचर पर डिपेंड करते हैं कि नेचर कैसा है उस कंपाउंड का। जैसे अब यहाँ पे हम लोग मेथड भी अप्लाई कर लेते हैं, 3 फिजिकल मेथड या साइक्लाइजेशन मेथड या कन्वर्जन मेथड। अब एक एक मेथड को हम लोग डीप में जानेंगे। ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल मेथड क्या होता है, ठीक है। और ये फिजिकल मेथड में तो आप लोग को पता होगा कि नॉर्मल चीजें आएंगी फिजिकल से रिलेटेड। अब द मेल्टिंग पॉइंट एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द सिस आइसोमर आर लोअर देन दोज ऑफ द ट्रांस। अब ट्रांस से जब लोअर रहेंगे, सॉरी ट्रांस से सिस आइसोमर जब कम रहेंगे, कम का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जब वो कम रहेंगे, किससे? ट्रांस से सिस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया कि ट्रांस ज्यादा है और सिस बेचारा कम है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, द बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, हीट ऑफ कंबशन, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस आइसोमर आर ग्रेटर देन दोज ऑफ ट्रांस। अब यहाँ पे सिस बड़ा हुआ और ट्रांस छोटा है, मतलब ट्रांस से बड़ा रहेंगे सिस में अगर ये सारी चीजें हैं तो इसको हम लोग फिजिकल मेथड में ही आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपके डाउट्स क्लियर हुए आई होप। अब उसके बाद इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा गया है, सो बाय कंपेयरिंग दीज प्रॉपर्टीज कंपाउंड आइडेंटिफाई आर सिस आर ट्रांस। इसी से हम लोग सिस और ट्रांस को कंपेयर करते हुए, प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हुए आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसमें, ठीक है। और दूसरा जो है साइक्लाइजेशन मेथड, ये साइक्लाइजेशन मेथड क्या होते हैं? एसिस आइसोमर्स अंडरगो साइक्लाइजेशन मच मोर रेडियली देन द ट्रांस आइसोमर। अब सिस वाला जो है साइक्लाइजेशन में बहुत तेजी से जाता है, कंपेयर अगर करेंगे आप लोग तो ट्रांस आइसोमर से, तो ये सिस वाला बहुत तेजी से जाता है साइक्लाइजेशन के प्रोसेस। एग्जांपल की बात करें तो मैलिक एसिड फॉर्म है साइक्लिक एनहाइड्राइड। ये जो मैलिक एसिड होता है वो साइक्लिक एनहाइड्राइड जब बनाता है व्हेन हीटेड, वेयरएज फ्यूमरिक एसिड डज नॉट फॉर्म फ्यूमरिक एनहाइड्राइड। जब हम उसको हीट कर देते हैं तो वहीं देखा जाए फ्यूमरिक एसिड जो है ये फ्यूमरिक एनहाइड्राइड नहीं बना पाता है, ठीक है। अब कन्वर्जन मेथड क्या है? अब देखो कन्वर्जन का मतलब थोड़ा सा कन्वर्ट सिस्टम में है। ये कन्वर्जन मेथड क्या है? इन ए नंबर ऑफ केसेस इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू कंपाउंड। पहले क्या करेंगे, ज्यादातर यही देखा जाता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं उनके कंपाउंड में। अब जब कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी के हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लेते हैं। जैसे ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड है, अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है ये कंपाउंड में, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? एग्जांपल में इसीलिए लिख दिया हूं कि हाइड्रोलाइट की हेल्प से इसको हम लोग फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट किए, दूसरे को मैलिक एसिड में, और एक तरफ आपका केवल ट्रांस चला है, दूसरी तरफ सिस चला है, ठीक है। यहाँ पे सी से CCl3 ऐड, H ऐड और COH ऐड और H ऐड। अब हाइड्रोलाइट की प्रेजेंस में, हाइड्रोलाइट की जो प्रोसेस चल रही है उसकी प्रेजेंस में ये फ्यूमरिक एसिड ये कन्वर्ट हुआ, जो कि भी ट्रांस ही हम लोग देखे थे। इधर भी वही प्रोसेस है जो कि सिस है केवल, ठीक है। तो इधर मैलिक एसिड बना और इधर फ्यूमरिक एसिड आपका कंपाउंड्स बना। तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, तो बाकी और ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी मैं ये कवर किया हूँ क्या आपका पार्ट 1, पार्ट 2 के लिए आप लोग तुरंत रेडी रहिए, जल्द ही पार्ट 2 भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और 1 और 2 से जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ये मतलब बहुत ही जगहों से मैं क्वेश्चन देखा, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में निकाल के लाया। तो आई होप कि अब की बार भी शायद यही क्वेश्चन आए, तो इसीलिए मैं इसको आपको पढ़ाया। तो ये सब क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करिए। अगर नहीं भी समझ आया तो वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं आप लोग, और नहीं तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। नोट्स डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाकी सेकंड वाला पार्ट अगर आपको देखना है तो बस वही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्द ही मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। पार्ट 2 भी ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है, शॉर्ट और लॉन्ग भी हैं, इसमें 2 मार्क्स वाले भी मिलेंगे, तो इसलिए ये भी वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।